कहानी की शुरुआत में दिखाते हमें एक बच्चे को। इस बच्चे ने नानी के घर आया हुआ था, लेकिन उसने पहली बार ही नानी की जूती पर पेशाब कर दिया। माँ को शहर जाकर काम करना था, इसलिए उसने लड़के को कुछ दिन के लिए नानी के पास छोड़ दिया। लड़के का नाम था शाइमू। दादी का घर बहुत पुराना था, हर जगह कीड़े मकोड़े थे। जब उसे पता चला कि दादी गूंगी है, तो वो उन्हें और भी ज्यादा नापसंद करने लगा। माँ के जाते ही वो और बदतमीज हो गया। दादी उसका हाथ पकड़ कर घर ले जाना चाहती थी, लेकिन लड़के ने हाथ झटक दिया और मुट्ठी दिखाकर डराने लगा। दादी कुछ नहीं बोली, सिर्फ सीने पर गोल गोल घेरा बनाया, जो गूंगे लोगों की भाषा में माफ करना होता है। घर लौटते समय लड़का पीछे से गालियां देता रहा। उसे ये नहीं पता था कि दादी सिर्फ बोल नहीं सकती, सुन सकती है। रास्ते में दादी ने उसे धीरे से बुलाया, लेकिन लड़का उनसे दूर दूर ही चलता रहा। रात को लड़का घर की एक लोटी लंच मीट खा रहा था। टीवी ठीक कर रहा था, लेकिन टीवी चल नहीं रहा था। दादी ने अलमारी से अपना बसा कर रखा सूप निकाला, लेकिन उसने देखा तक नहीं और गेम खेलने चला गया। अगली सुबह दादी अकेले पानी भरने गई। रास्ते में एक गूंगा बच्चा उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लड़का उसे भी घूर कर देखता है। घर आकर वो स्केटिंग खेलने लगा। थक गया तो गेम खेलने लग गया। दादी उसके पीछे पीछे झाड़ू लगाती रही। रात को दादी ने उसे कपड़ा पहनने को कहा, तो वो लुढ़क गया। आखिर दादी के कहने पर उसने पहनना ही पड़ा। रात को दादी टूटी हुई जूती सिल रही थी, तभी लड़के का गेम बंद हो गया। बैटरी खत्म हुआ। सुबह उसने दादी से बैटरी के लिए पैसे मांगे। दादी ने जेब टटोली, लेकिन पैसे नहीं थे। वो बार बार दादी के पीछे पड़ा था। दादी सिर्फ सीने पर गोला बनाकर माफ करना कहती रही। गुस्से में उसने दादी को धक्का दिया और भाग गया। घर में आकर उसने दादी की अलमारी टोटल डाली। कुछ नहीं मिला। उसे दादी का एक पसंदीदा फूलदान दिखा। उसने गुस्से में उसे तोड़ दिया। फिर मौका देकर दादी की जूती भी छिपा दी। जूती न होने पर दादी नंगे पैर पहाड़ पर गई। दादी के सोने पर उसने उनका हेयर पिन भी चुरा लिया और शहर भाग गया। दुकानों में उसने बैटरी ढूंढी, पर मनचाही नहीं मिली। एक दुकान ने तो उसे लूट भी लिया। बैटरी गई, पैसे गई, कुछ भी नहीं मिला। उधर दादी बिना हेयर पिन के खुद ही बाल बना रही थी। लड़का रास्ता भटक गया। एक दयालु बुजुर्ग ने उसे घर तक छोड़ दिया। दादी दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार लड़का चुपचाप उनके साथ घर गया। शायद उसे पछतावा था। एक दिन बारिश आई। दादी कपड़े अंदर लाना भूल गई। लड़के ने खुद ही सारे कपड़े उठा लाए। दादी ने पूछा क्या खाना है। लड़के ने कहा फास्ट फूड। दादी समझी नहीं, तो उसने एक पोस्टर दिखा दिया। दादी को लगा कि वो चिकन चाहता है। दादी जंगल में जाकर जड़ी बूटियों से एक मुर्गी पकड़ कर ले आई। बारिश में भीगकर रात को चिकन बनाया और सबसे बड़ा टुकड़ा उसे दिया, लेकिन वो KFC चाहता था, घर का चिकन नहीं। उसने गुस्से में कटोरा गिरा दिया और सो गया। दादी ने जमीन पर गिरे चावल एक एक करके उठाकर खा लिए। रात को लड़का भूख से उठा और ठंडा पड़ा चिकन खा लिया। सुबह दादी नहीं उठी। लड़के ने माथा छूकर देखा, बुखार था। उसने दादी को कपड़े उड़ा दी। कपड़ा भिगा कर माथे पर रखा। उसने दादी के बालों में टूटा हुआ चम्मच देखा। वो उसी की वजह से था। उसे याद आया कि उसने दादी की हेयर पिन चुराई थी। वो हेयर पिन वापस लगाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दादी बुजुर्ग हुए, उन्हें ही देखभाल की जरूरत है। कुछ दिन बाद दादी ठीक हो गई। वो दादी के साथ बाजार गई, जहाँ दादी अपने उगाए हुए कद्दू बेचने आई थी। लड़के ने अपने गाँव की एक दूसरी लड़की को देखा, तो शर्म के मारे ग्राहकों को बुलाने में दादी की मदद नहीं की। दादी बोल नहीं सकती थी, इसलिए लोग रुक नहीं रहे थे। लड़का दूर खड़ी सब देखती रही। उसे बुरा लग रहा था, पर शर्म की वजह से वो मदद नहीं कर पाई। सब्जियां बेचने के बाद दादी ने कमाई हुए पैसों से शंगयू के लिए नई जूती खरीदी। फिर दादी उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गई। दादी ने सिर्फ एक कटोरी झाझा नूडल्स मंगाए और शंगयू को खाने दिया। वो खुद सिर्फ पानी पीकर बैठी रही। पैसे देने के समय दादी ने जेब के सारे पैसे निकाल दिए। वेटर ने सिर्फ उस एक कटोरी नूडल्स के पैसे लिए। शंगयू ने देखा कि दादी ने आज जो भी कमाया था लगभग सब खर्च हो गया। इसलिए जब वो बैटरी वाली दुकान के पास से गुजरे, तो उसने दादी से बैटरी मांगने की बात नहीं की। वो लोग दोनों घर जाने के लिए बस पकड़ने लगे। बस ड्राइवर दादी को पहचानता था। उसने दादी को आवाज दी। ड्राइवर ने बताया कि दादी की छोटी दुकान वाली दोस्त के घुटनों में चोट लगी है। दादी उसे देखने जाना चाहती थी। जाने से पहले दादी ने शांगयू से पूछा क्या खाना चाहते हो। शांगयू ने बस एक बच्चे को चॉकलेट बिस्किट खाते देखा, तो बोली कि उसे भी वही चाहिए। दादी ने जमीन पर पड़ा चॉकलेट का खाली रेपर उठाया और उस रेपर को लेकर छोटी दुकान पर गई। दुकान वाली बुरी दादी ने उसके लिए चॉकलेट भरी और पैसे लेने से मना कर दिया। दादी मजबूरी में अपनी सुखाई हुई सब्जियां उसके बदले में दे आई। दोनों बुरी औरतें कई सालों से एक दूसरे को जानती थी। दोनों के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि कौन पहले इस दुनिया से चला जाएगा, इसलिए दोस्त ने जाते जाते कहा, मुझसे मिलने जरूर आया करना। उधर दो गांव के बच्चे आकर शांगयू के पास में बैठ गए। शांगयू उस लड़की से बात करना चाहती थी, लेकिन गांव का लड़का बीच में बैठ गया। शांगयू मन ही मन सिर गई। दादी के लौटने पर उसने चॉकलेट चुपचाप ले ली। उसने ही बोली। दादी ने पैसे बचाने के लिए पैदल घर जाने का फैसला किया। उन्होंने चाहा कि शांगयू उनका थैला उठा ले, लेकिन शांगयू को थैला उठाना शर्मनाक लगा। उसने झुंझलाहट में थैला दादी की ओर ढकेल दिया। बस के स्टॉप पर शांगयू बहुत देर तक इंतजार करती रही। हर बार बस आती है, लेकिन उसमें दादी नहीं होती है। शाम होने पर दूर सड़क पर धूल उठी और दादी दिखी। वो लाठी पकड़कर एक एक कदम चलते हुए बाजार से पैदल लौट रही थी। शांगयू का मन चिंता गुस्से से भरा था, पर दादी को देखकर उसका गुस्सा सबल में बदल गया। इतनी देर क्यों लगा दी। दादी ने फिर से सीने पर गोला बनाकर माफ करना कह दिया। घर लौटते समय पहली बार शांगयू को अपने किए पर शर्म आई।
उसे समझ आया कि दादी ने थैला इसीलिए दिया ताकि बोझ थोड़ा कम हो जाए, लेकिन सिर्फ उसके इनकार की वजह से दादी इतना लंबा रास्ता सामान लेकर चलती रही। उसने जेब से आखिरी चॉकलेट निकाली और चुपचाप दादी के थैले में डाल दी। उसके मन में यही था, शायद इससे उसके की गलती थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद शांग्यो धीरे धीरे दादी के साथ रहने की आदी हो गई। रात में उसे अकेले बाहर टॉयलेट जाने में डर लगता था, तो वो दादी को साथ ले जाती थी। वो अंदर बैठती रहती है, दादी बाहर ठंडी हवा में उसके लिए इंतजार खड़ी रहती है। शांग्यो ने गाँव के बच्चों से मिलना शुरू किया, लेकिन शहर वाले घमंड के साथ उसने दूर से उस लड़के को देखा और चिल्लाकर कहा, इससे भमरा बेल आया। लड़का डरकर जोर से भागा। शांग्यो को लगा उसने मजाक कर दिया, पर तभी सच में भमरा बेल आ गया। लड़का बच गया और खुशी में उसे हाथ हिलाकर धन्यवाद भी कहा। शांग्यो का मजाक असफल हुआ और उसकी खुशी तुरंत निराश में बदल गई। अगले दिन उसने फिर लड़के को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उसने वही बात दोहराई, इससे बेल है। इस बार लड़का लकड़ी ढो रहा था, भागते भागते गिर गया। उठकर देखा, इस बार तो पीछे कुछ था ही नहीं। मजाक सफल हो गया। शांग्यो खुश होकर भागी, लेकिन रास्ते में वही लड़का उसे पकड़ने आ गया। उसके चेहरे पर चोट लगी थी। शांग्यो ने दादी की तरह सीने पर गला बनाकर माफ करना कहा और डरकर भाग गई। उसी दिन गांव के लड़के ने दूर से उसे चिल्लाकर कहा, बेल आ रहा है। शांग्यो ने सोचा वो बदला ले रहा है, तो वो शांत बनी रही, लेकिन तभी उसे बेल की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा, सच में बेल आ रहा था। वो भागी, फिर घबरा कर गिर गई। लड़का आया तो बेल को दूसरी तरफ दौड़ा लिया। बेल दूर जाने के बाद वो उसकी चोट देखने आया। शांग्यो का घुटना सिल गया था। वो पछतावे से बोली, माफ करना। लड़का मुस्कुरा कर बोला, तुम पहले ही हाथ के इशारे से माफी मांग चुकी हो, 2 बार माफी नहीं मांगनी होती है। घर लौटते हुए वो लंगड़ा कर चल रही थी। घर के पास दादी दिखी। वो दादी को देखते ही फूट पड़ी। दर्द, श्रम और दुख सब आंसू बनकर बहने लगे। वो छोटी बच्ची की तरह दादी के पास जाकर रोने लगी। उसे लगा जैसे दादी ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तभी उसे समझ आया कि दादी ही उसकी सबसे भरोसेमंद अपनी है। जब वो रोना बंद हुई, दादी ने एक चिट्ठी निकाली। वो उसकी माँ की चिट्ठी थी। माँ ने लिखा कि वो अगले दिन ही शांगो को लेने आएगी। रात को शांगो दादी को पढ़ना लिखना सिखाने लगी। उसे डर था कि दादी फिर से बीमार पड़ी तो किसी को बताने की तरीका नहीं होगा। न बोल सकती है, न फोन कर सकती है। शांग्यो ने दादी को 2 बाइट को लिखना सिखाया, मैं तुम्हें याद करती हूँ और मैं बीमार हूँ। ये दोनों सेंटेंस वो दादी को लिखना सिखाया। लेकिन दादी ये भी नहीं सिखा रही थी। शांगो ने कुछ देर सोचा और फिर दादी को एक खास तरीका बताया जिससे वो उसे चिट्ठी लिख सके। उसकी आवाज में रोने की आवाज आई और फिर वो सच में रोने लगी। रात को जब दादी सो गई, शांगो ने अलग अलग सुइयों में पहले से धागा डालकर रख दिया। उसने बहुत सारी सुइयों में धागा डाल दिया ताकि दादी को बाद में सुई में धागा पिरोने में मुश्किल ना हो। कहते हैं कि अक्सर इंसान जुदाई के समय ही अचानक समझदार बनता है, लेकिन अफसोस ये है कि समझदारी हमेशा बहुत देर से आती है, क्योंकि जुदाई का वक्त अब तक पहुंच चुका होता है। दूसरे दिन शांग्यो के माँ के साथ शहर वापस जाना था। माँ ने कहा कि वो दादी से विदा ले ले, लेकिन शांग्यो को ही खड़ी रही। कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। जाने से पहले शांग्यो ने दादी को एक ड्राइंग बुक दे दी। दादी बाहर से बस खिड़की से देखती रही। दादी की आंखों में प्यार और नोच और पाने का दर्द भरा था, लेकिन शांग्यो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो दादी को दिखे। जब बस चलने लगी, वो अचानक उठकर खिड़की की ओर दौड़ी। वो अपने हाथ से सीने पर बार बार गोल घेरा बना रही थी। यही उसका तरीके से माफ करना कहना था। वो दादी से माफी मांग रही थी अपने पहले के खराब व्यवहार के लिए और उन सारी गलतियों के लिए जो उसने की थी। बेटी और शांग्यो को विदा करने के बाद दादी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई घर की ओर चली। घर पहुंचकर उन्होंने वो ड्राइंग बुक खोली। अंदर कोई छोटे छोटे ड्राइंग थे। ये सारी तस्वीरें शांग्यो ने रात जाकर बनाई थी। उन पर लिखा था, मैं बीमार हूँ और मैं तुम्हें याद करती हूँ। दादी के आसपास की दुनिया वैसा ही थी, वही पहाड़ वाला छोटा सा गाँव जहाँ वो जिंदगी भर रही, लेकिन फिर भी उनका संसार बदल चुका था, क्योंकि अब उनके दिल में एक ऐसी बच्ची थी जिसकी चिंता उन्हें हर समय रहती थी। वो जिनकी चिंता करती थी क्या वो कभी दोबारा लौट कर आएंगे। उनका बुरा दिल ये नहीं जानता था। वो जो कर सकती थी वो बस इतना ही करता रहता था कि अपनी बाकी की जिंदगी में धीरे धीरे इंतजार करती रहे। हम बच्चे से बड़े हुए और दुनिया देखने बाहर निकल गए। हम आगे बढ़ते गए और पीछे छूट गए वो बुजुर्ग लोग जो चुपचाप हमारी राह देखते रहे। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो लोग कितने जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। उनकी कमर झुक रही है, बाल सफेद होते जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी पछतावे वाली बातें होती है, उनमें से एक पछतावा है उनके प्रति हमारा कर्ज। सबसे बड़ा दुख ये है कि जब हम उस कर्ज को चुकाने लौटते हैं, तभी अचानक एहसास होता है उन्हें गले लगाने का मौका अब हमारे पास नहीं बचा। तो दोस्तों, ये था द वे होम फिल्म की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।